हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो सेक्शन चल रहा था वो ऑप्टिक्स था। और ऑप्टिक्स में जो लास्ट यूनिट जो थी हम लोग की, या कह लो लास्ट टॉपिक था, वो हम लोग का रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड था, है ना। अब हम लोग को जो स्विच करना था वो क्या था? वेव ऑप्टिक्स। मतलब सारी की सारी जितनी भी घटनाएं हम देखेंगे वो किस पे आधारित होंगी? तो वो अपनी होंगी प्रकाश की एक ऐसी चीज जिसको हम बोलेंगे कि भाई प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित हो रहा है। ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रे ऑप्टिक्स थी। अब ये जो है हम लोग की वो क्या है? वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि क्या है ना कि ये जो आपका सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है, वो बाकी जो मानव नेत्र है वो हट गया है आपके सिलेबस से। तो जो इंटरफेरेंस है यानी व्यतिकरण, वो बड़ा है। विवर्तन भी ठीक ही है और ध्रुवण भी ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वेव ऑप्टिक्स। और बाकी यदि लेक्चर में टाइम मिला तो बाकी जो आधा या 1 घंटे में जो टाइम रहेगा वो हम लोग दे देंगे जो लास्ट हम लोग की यूनिट है, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो चलो हम जरा यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, न्यूटन एक व्यक्ति थे, पता होगा नाम आपको न्यूटन। उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें दी थी और उस समय न्यूटन का बहुत बेहतरीन बोलबाला था। तो न्यूटन ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम एक सिद्धांत दे रहे हैं, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, और उसको हम लोगों ने बोला न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। देखो, नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। मतलब न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, कोई भी यदि प्रकाश स्रोत है, तो उससे जो प्रकाश है वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में निकलता है ना। इनको बोला क्या? कणिकाएं। अब इसी को उन्होंने प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ाया और उन्होंने अच्छे तरीके से परावर्तन की, अपवर्तन की व्याख्या कर दी। ठीक है। जितनी भी जो चीजें हैं नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, उनकी व्याख्या इन्होंने कर दी। ठीक। लेकिन जो इनका जो मेन जो ड्रॉबैक रहा न्यूटन का, देखो वो तो पहले इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी प्रकाश स्रोत है ना, तो उससे जो प्रकाश की किरणें हैं, है ना, वो जो प्रकाश की है ना वो क्या छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में चलेंगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा इनकी जो चाल होती है ना वो बिल्कुल सी ही होती है। क्या होती है? सी। फिर इन्होंने जो डिस्कस कर दिया वो था कि भाई अपवर्तन की भी हमसे व्याख्या करा लो और परावर्तन की भी करा लो। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना, थ्योरी जैसे आपको 12th लेवल पे पता होगा कि इन्होंने आकर्षण बल का दिया कि अगर मान लो यहाँ परावर्तन की करनी थी तो इन्होंने क्या किया कि सर ये रे गुजार दी और कहा सर यहाँ से एक प्रतिकर्षण बल लगता और ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाती। और जस्ट अपोजिट अगर अपवर्तन करना था तो इन्होंने कहा ये प्रकाश की किरण गई और ये इधर की ओर आई, यहाँ प्रतिकर्षण था जो कणों पर था, छोटी छोटी कणिकाएं मानी थी। तो यहाँ पे तो कणिकाओं पर जैसे जैसे करीब आएगा प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और यहाँ पर जैसे जैसे करीब आएगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? आकर्षण। इसके आधार पर इन्होंने व्याख्या कर दी। लेकिन जब ये कर रहे थे व्याख्या तो इन्होंने एक जो चीज है जिसको हम लोग नॉर्मल भी समझ सकते हैं उसको इन्होंने गलत बता दिया। और उसके तहत इन्होंने कहा क्या कि अगर ये कोई माध्यम है जो अलग कर रहा है, ठीक, तो इन्होंने कहा कि अगर ये क्या है? विरल। और ये क्या है? सघन। तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण चूंकि अनेक कणिकाओं से मिलकर बनी है वो विरल से कहा जाती है सघन में। तो इन्होंने जो प्रूफ किया वो किया कि ये जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर, मान लो v2, और ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1। तो इन्होंने जो प्रूफ किया वो किया कि जो v2 है यानी वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, वो ग्रेटर देन किसके होती है? वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। जो कि गलत हुआ, है ना। सीधी सी बात थी। यहां तक जो न्यूटन की चीज थी वो थी। अब इसी को जब फर्दर डील किया गया या पढ़ाई की गई तो पता चला एक व्यक्ति थे हाइगेंस। कौन थे? हाइगेंस। तो उन्होंने अपनी भी एक हाइपोथेसिस दी, है ना। उन्होंने क्या दी? अपनी हाइपोथेसिस। तो इन्होंने जब हाइपोथेसिस अपनी दी तो इन्होंने एक यूनिवर्सल माध्यम मान लिया जिसको ईथर बोला। क्या बोला? ईथर।
और उसका जो जड़त्व था वो नेग्लेजिबल था, उसका जड़त्व नहीं था, ठीक। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तीन फिनोमेना, जिन फिनोमेना को मैंने बोला, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी व्यतिकरण, ठीक है। दूसरा बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन। और जो थर्ड घटना थी जिसको बोलते थे हम लोग पोलराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, ध्रुवण, ठीक है। अब इन्होंने वेव जो है वो नेचर लिया है लाइट का, तो जब ये व्याख्या कर रहे थे तो इधर तो जो सीधी व्याख्या थी वो थी कि भैया लाइट को क्या मान लो, अनुदैर्ध्य, ठीक है, ट्रांसफर इन नेचर। लेकिन जब इसकी व्याख्या की बात हुई ना, तो इन्होंने जो लाइट को माना वो क्या दर्शाया, अनुप्रस्थ, क्या दर्शाया, अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इनकी भी अलग हाइपोथेसिस थी और न्यूटन की भी थी। लेकिन जब इनको कोरिलेट करते हुए एक फोको नाम के व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा हाँ ये जो आप बता रहे हो ये बात क्या है, सही है, ठीक है। इतनी सी बात थी किसकी, न्यूटन की, और किसकी, हाइगेंस की। अब इन्होंने ही बताया कि जो तरंग सिद्धांत है वो क्या है, उसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं, और फिर इन्होंने बताया कि जो द्वितीयक तरंगाग्र हैं या द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो क्या है। फिर इन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं हम लोग तरंगाग्र, वेव फ्रंट, ठीक। तो जो हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिकली कहाँ से शुरू है, यहीं से, कि वेव फ्रंट क्या है, कितने प्रकार का होता है। और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, कोई तारा है या प्रिंसिपल एक्सेस पे कोई प्रकाश स्रोत रख दिया है, तो जो उसका वेव फ्रंट बनेगा लेंस से अपवर्तन के बाद वो कैसा होगा, ठीक। चलो तो उसी को हम लोग देखते हैं। ये जो पोस्टुलेट थे इनको आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं ब्रीफ में आपको नोट्स में डिस्कस कर दूंगा या बता दूंगा, ठीक है। देखो देखो, हमने कहा सर तरंगाग्र, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट, ठीक। इतनी बात थी। तो क्या है तरंगाग्र, तो ये हाइपोथेटिकली हमने एक पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। क्या किया, पृष्ठ खींच दिया। देखो तरंग संचरित कर रही है, और कौन सी तरंग, तो हम यहाँ प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश तरंगें जब किसी माध्यम में संचरित होती हैं यानी जाती हैं, तो माध्यम में जो कण है वो तरंग जो जब चलती है ना, तो कण भी क्या करते हैं, कंपन। तो हमने क्या किया, तरंग संचरण की दिशा में, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में माध्यम में हमने एक ऐसा पृष्ठ खींच दिया जिस पृष्ठ पर जो कण है वो कंपन की क्या हो, समान कला में, क्या हो, कंपन की समान कला में हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। तरंग संचरण की दिशा में हमने एक हाइपोथेटिकली क्या एक पृष्ठ खींच दिया, और वो पृष्ठ जो है ना उस पर उपस्थित हर एक जो कण है वो कंपन की क्या हो, समान कला में हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अब तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, तो देखो अगर बहुत दूर है क्या, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें तरंग के रूप में चल रही हैं, तो बहुत दूर यदि है तो आपको पता है जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, दूर से आती हैं तो पैरेलल हो जाती हैं, होती। तो जब भी बहुत दूर होगा क्या, प्रकाश स्रोत, तो उसके लिए जो हम तरंगाग्र लेंगे वो क्या लेंगे, समतल, क्या लेंगे, समतल तरंगाग्र, ठीक। और मान लो ये बल्ब है, तो अगर बिंदु वस्तु हुई, क्या हुई, बिंदु वस्तु, तो उसके लिए जो तरंगाग्र आएगा, तरंगाग्र आएगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे वो होगा सर गोली, क्या होगा, गोली, ठीक। और मान लो ये रॉड जल रही है, ये रॉड, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेखीय, क्या बोलते हैं, रेखीय प्रकाश स्रोत। तो सर रेखीय प्रकाश स्रोत के लिए ये जो तरंगाग्र होता है वो किस रूप में होता है, बेलनाकार, किस रूप में होता है, बेलनाकार, ठीक है। तो अनंत या बहुत दूर वस्तु स्थित हो तो किस कैसा होता है, समतल, बिंदु वस्तु हो तो कैसा होता है, गोलीय, और अगर रेखीय प्रकाश स्रोत हो
तो किस टाइप का तरंगाग्र हमको मिलता है? तो आप कहोगे ये जो तरंगाग्र मिलता है, इस तरंगाग्र को हम लोग बोलते हैं क्या? बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, ठीक है, इतनी सी चीज थी। अच्छा, जो मैंने बोल दिया थोड़ा सा उसी को सोचो और आप मुझे बस ये बता दो कि देखो ये क्या है। आप कहोगे सर उत्तल लेंस। ये क्या है? तो आप कहोगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर सर मान लो यहां पर एक बिंदु स्रोत था, मतलब ये जो प्रकाश स्रोत था वो, तो इससे सर किरणें निकल रही थी, इससे किरणें निकल रही थी। और पता है यदि फोकस पर हो और ये किरणें पैरेलल गुजरती हैं, तो तुम बताओ ये किरणें यदि गुजर रही हैं तो इसके लिए भी एक वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र बनेगा, और वो तरंगाग्र क्या होगा आपको इसी का आंसर देना है। ठीक, तो तुम कहोगे ये पैरेलल ही निकल रही है। ये क्या निकल रही है? पैरेलल। तो आपने बताया यदि पैरेलल आती हैं तो जो तरंगाग्र है वो कैसा होता है? समतल। तो इसका जो तरंगाग्र है वो क्या है? समतल। ठीक, किसी तारा है, कोई तारा है, उससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं या जा रही हैं, और कहाँ पे? पृथ्वी की सतह पर पड़ रही, तो वहां के लिए भी एक तरंगाग्र होगा। अब बताओ वो तरंगाग्र कैसा होगा? तो वो तरंगाग्र, क्योंकि वो दूर है, तो तरंगाग्र कैसा होगा? समतल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं ये अभी यूज होंगी। ठीक है, कहाँ? जब हम हाइगेंस जो हैं वो अपवर्तन की व्याख्या करेंगे या परावर्तन की व्याख्या करेंगे। मतलब बोर्ड लेवल पे प्रूफ करना आता है ना आपको कि अपवर्तन की जो व्याख्या है वो हाइगेंस ने कैसे की, है ना, और जो परावर्तन की है वो व्याख्या कैसे की, और इन्होंने सही बता दिया। ये जो व्याख्या की उसमें इन्होंने बता दिया कि भाई अगर परावर्तन आप लेते हो तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप लोगे, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम बहुत दूर से प्रकाश किरणें गुजारेंगे, यानी कि जो किरणें रहेंगे वो पैरेलल लेंगे, और प्रूफ कर देंगे कि क्या एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। ठीक है, और साथ में सर ये किरण मान लो ऐसे जाती है, इधर गई और ये इधर गई, तो ये जो है ये सेम तल पर ही होती हैं। यही तो नियम है किसके? परावर्तन के। तो ये प्रूफ कर देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। अच्छा, देखो चलो, अच्छा पहले ये देख ही लो। हमने आपसे कहा आप एक काम करो, परावर्तन। ठीक है, इतना है। हाइगेंस ने जो बताया, क्या बताया? कि भाई जो प्रकृति है प्रकाश की वो कैसी है? तो आप कहोगे तरंग की प्रकृति है। ठीक है, अब परावर्तन की जो व्याख्या है या परावर्तन के जो रूल हैं उनको यदि ये सही कह दें तो हम मान लेंगे क्या कि इनकी जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल क्या है? सही है। चलो जरा देखो 2 मिनट में इसी को। देखो आपने कहा सर ये एक सरफेस हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ठीक। अच्छा अब बताओ, हमने वस्तु जो प्रकाश जो स्रोत है उसको बहुत दूर लिया, तो बताओ यदि बहुत दूर लूंगा तो उससे जो किरण आ रही होंगी, है ना, उससे जो तरंग के रूप में प्रकाश की किरणें आ रही होंगी वो कैसी होंगी? आप कहोगे समांतर। कैसी होंगी? समांतर होंगी ना। तो लो ये एक ले ली, ठीक है, और लो ये दूसरी ले ली। ठीक, अब सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप बताओ ये किरण यहाँ कुछ ऐसे जाएगी और ये किरण परावर्तन के बाद कुछ ऐसी जाएगी। ठीक, अब आप मुझे बताओ, देखो आपसे मैंने कहा बहुत दूर स्थित है क्या प्रकाश स्रोत, तो उसका जो तरंगाग्र है वो क्या है? देखो समतल 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 आ रहा। ठीक, अच्छा यहाँ इस रे के लिए, पहले के लिए क्या मैं यहाँ पे एक ये नॉर्मल खींच दूँ, और सर इसके लिए क्या मैं यहाँ पे ये एक नॉर्मल खींच दूँ? अगर मैंने नॉर्मल खींचा तो आप मुझे बताओ, मुझे बताओ इस एंगल को मैं कितना ले लूँ? आई। ठीक, और देखो ये जो निकल रही है तो इस एंगल को क्या मैं ले लूँ अभिलंब से? हाँ, इतना समझ में आया। अच्छा देखो ये जो रे थी ये यहाँ जल्दी आई, और देखो ये जो रे थी ये यहाँ देर में आई।
तो देखो बोर्ड में बताया जाता कि वो ये चाप लेके उतना काट दो, ठीक, काटते हो ना, जैसे इतना ही लेके ये काट दो। लेकिन आप देखो यहाँ से एक काम करो, परपेंडिकुलर खींच दो। क्या खींच दो? परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और देखो यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर खींच दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो हमने आपसे कहा नाम दे दो इसका कोई, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, और इसको बोल दो सी, और ये ले लो ए डैश, ठीक है। इतनी बात समझो आप। अब देख के बताना ये जो एंगल है ये कितना है? 90 है। ये जो एंगल है कितना है? 90। और सर इधर भी ये जो एंगल है वो कितना है? 90। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो हाइगेंस ने बताया था कि ये जो प्राथमिक तरंगिकाएं हैं यहाँ पर आएंगी तो द्वितीयक तरंगिकाएं जाएंगी, और जो प्राथमिक तरंगिकाओं की जो वेलोसिटी होती है वही क्या होती है? द्वितीयक तरंगिकाओं की वेलोसिटी। क्योंकि माध्यम चेंज है तो हो नहीं रहा, तो वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अब इतनी बात थी तो तुम मुझे ये बताओ ये तो यहाँ से आया और ये यहाँ तक गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आया तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही। और तुम मुझे बताओ अगर इस दूरी को मैं लूँ, किस दूरी को? यहाँ से आने के बाद बी से ए डैश तक जाने के, तो तुम कहोगे बी ए डैश, ये दूरी हुई ना इस द्वारा। और देखो ये बी ए डैश है जो वो किसके बराबर है? ए सी। किसके बराबर है? ए सी। यहाँ ऐसे लिख लो ए सी। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, सर चाल तो चेंज हो नहीं रही है तो भैया v, और समय वही सेम लग रहा है तो t, और दूसरे के लिए भी क्या है? v, और क्या है? t, है ना। तो बताओ यहां से मैंने एक चीज निकाल दी, क्या? बी ए डैश बराबर ए सी, बी ए डैश बराबर ए सी, ठीक है। इतना बात है। अच्छा, अब आप मुझे देख के बताओ ये जो रेज आ रही थी, ये जो रेज आ रही थी इसको मैं यहां बना लूँ अगर, देखो ऐसे ऐसे, ठीक। तो आप मुझे बस इतना बता दो कि ये एंगल कितना है? 90 है। और देख के बताओ ये पूरा एंगल कितना है? आप कहोगे ये 90 है। और इधर अगर ऐसे मैं बनाता हूं तो देखो ये एंगल कितना गया? आई। और ये पूरा कितना है? 90। ये अगर आई है तो इधर कितना आ जाएगा? 90 माइनस के आई। आया। अब देख के बताओ ये जो एंगल है, देखो ये जो पूरा एंगल ये कितना है? 90 है ना। ये पूरा एंगल कितना है? देखो ये ये वाला ये कितना है? 90। और अभी हाल मैंने देखो आपको बता दिया ये आई, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 90 माइनस आई। कितना है? 90 माइनस आई। तो तुम मुझे ये बता दो ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे आई, क्योंकि जो योग है वो कितना है? 90। ये 90 माइनस आई, तो ये जो बचा हुआ है ये पूरा देखो कितना है? 90 है ना ये। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा? आई। मैंने यहां लिख दिया क्या? आई। बिल्कुल सेम चीज आप इस द्वितीयक के लिए ले लो। तो देखो ये 90, ये पूरा 90, तो ये जो है ये छोटू सा एंगल ये, इसको मैं क्या ले लूंगा? 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है ये, और देखो पूरा एंगल ये, देखो ये पूरा एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? आर। इतनी बात समझ में आई? प्राथमिक तरंगिकाएं पृष्ठ पर पड़ी, परावर्तन हुआ, द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, वेलोसिटी चेंज हुई नहीं। हमने परावर्तन के रूल को प्रूफ करने के लिए कुछ ज्योमेट्री की सहायता ले ली, जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो जस्ट किसके बराबर है? इसके बराबर, क्योंकि ये यहाँ जल्दी पहुँच रही है और ये यहाँ देर में पहुँच रही है। हमने यहाँ जो डिस्टेंस टाइम लिया वो कितना लिया? t बराबर 0। और देखा तो ये t बराबर t में यहाँ पहुंची और ये t बराबर t में यहाँ। एग्री है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप क्या कर लो, वही सेम चीज जो वहां हम लोग देखते थे ट्रायंगल व्रेंगल, यहां पर भी ट्रायंगल देख लो।
यहां ट्रायंगल कौन सा देखो, ए बी सी, देख लो ए बी सी, ठीक है, एक मिनट रुकना, ए बी सी। और दूसरा कित कौन सा ले लो ट्रायंगल, तो आप कहोगे ए डैश बी सी, चलो भाई, एंड ए डैश बी सी। अच्छा, ये ले लिया। अब मुझे आप देख के बताओ, ए बी सी में देखो ये एंगल कितना है, 90 है, और देखो ए डैश बी सी, ए डैश बी सी देखो ये एंगल भी कितना है, 90 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तुम मुझे ये बता दो कि ये दोनों में जो बेस है वो कॉमन है ना, तो आप कह दोगे पहले एंगल, एंगल इधर कितना है ए, बराबर कितना है एंगल ए डैश, और वो कितना है 90 है, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ सर ये जो बेस है दोनों में कॉमन है, मतलब बी सी, और जो है वो दूसरे में भी क्या है बी सी, ठीक। और तीसरे की अगर बात करो आप, तो तीसरा ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, देखो कौन सी, ये ए सी, तो तुम कहोगे ए सी बराबर, ए सी बराबर किसके, ए डैश बी, किसके है, ए डैश बी। तो याद करो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती थी, है ना, होती थी, तो ऑटोमेटिकली एंगल होते थे, क्या होते वो बराबर। तो बताओ इस ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल है बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी, एंगल सी। और देखो एंगल बी एक्चुअली में क्या है, तो कहोगे आई, और एंगल सी बेसिकली क्या है, तो कहोगे आर। भाई यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। परावर्तन का या रिफ्लेक्शन का नियम कहता ही ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो जस्ट इक्विवेलेंट होता है किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो देखो ये परावर्तन का रूल, ठीक। अब बताओ, देखो ये, और देखो ये, और देखो ये अभिलंब, साफ साफ दिख रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि अभिलंब इधर जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है कि अभिलंब इधर जा रहा हो, ऐसा नहीं कि अभिलंब ऊपर। तो बताओ ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और ये अभिलंब, दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक ही तल पर हैं। इस वजह से जो परावर्तन के दो नियम थे वो प्रूव कर दिए किन्होंने, हाइगेंस ने, अपनी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। वो था क्या, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी जहां टकराती हैं, वहां से टकराने के बाद यदि परावर्तन हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब यदि अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही होगी, ठीक। अब ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, आप कहोगे सर यहाँ पर माध्यम चेंज, तो सर फिर इन्होंने ये दूर से गुजार दी, और फिर सर ये अभिलंब खींच के और ऐसे लेके और फिर प्रूव कर दिया किसको, अपवर्तन को, ठीक है। तो यहाँ से हाइगेंस ने बहुत आसानी से द्वितीयक तरंगिकाओं, सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन दोनों को स्मूथली प्रूव कर दिया, ठीक है। साथ में तीन घटनाएं भी थी, उनको भी प्रूव किया। प्रूव क्या किया, इन्हीं की स्टडी के थ्रू उन घटनाओं को बहुत आसानी से हम पढ़ पाए, ठीक है। तो वो जो घटनाएं थी वो क्या थी, इंटरफेरेंस, क्या थी, इंटरफेरेंस, ठीक। तो पहले यही हेडिंग निपटा लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। और देखो इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, ठीक है। इस व्यतिकरण में वही चीजें आएंगी जो हमने एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी, ठीक है। और साथ में हमने सुपरपोजिशन एसएचएम में भी बताया था, और सुपरपोजिशन या फेज निकालना हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा था। तो यही देखते हैं क्या, व्यतिकरण। चलो तो भैया हेडिंग देख लो अपन लोग, क्या है, इंटरफेरेंस, ठीक। इसको बोलते हैं व्यति, क्या है, करण, ठीक। तो क्या होता है, आप कहोगे जब दो या दो से अधिक वेव, अब वेव में हम तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, संचरित। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, समान आवृत्ति की, किसकी, समान आवृत्ति की,
ठीक। तो होता क्या है कि जब वो संचरित होती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो एनर्जी या ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जिससे कुछ जगहों पे हमको क्या मिलती है, प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता अधिकतम, और कहीं पर मिलती है प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम। इस घटना को या एनर्जी के इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर सर याद करो वो ऑर्गन पाइप हम लोग पढ़े थे ना, तो वहां पे, या आप नॉर्मल ले लो, आपने रेडियो सुना होगा, ठीक। तो रेडियो को अगर यहाँ रखो और यहाँ रखो तो होता क्या है, कभी यहाँ पे जो वॉइस है वो तेज हो जाती, और कोई दूसरे स्थान पर रखो तो वो वॉइस क्या हो जाती है, डिम या लो हो जाती होती है। या कहीं पर आप खड़े हुए हो और आवाज आ रही है तो किसी स्थान पर आवाज क्या हो जाती है, तेज, और किसी स्थान पर आवाज क्या हो जाती है, कम। तो वो एक्चुअली में है क्या, वो साउंड या ध्वनि का क्या है, व्यतिकरण। ठीक है, और हमें यहाँ क्या पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम में संचरित तो होंगी, तो उनके, ध्यान समझना, उनके सुपरपोजिशन, किससे, सुपरपोजिशन, है ना, मतलब अध्यारोपण। अध्यारोपण से क्या होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण, और कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं पर तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, चलो भी, ये तो थ्योरी वाली चीज थी। हमको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक, तो भाई आप कुछ मत करो, एक कन्वेंशनल या जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं उसी को हम लोग देख लेते हैं कि सर प्रोग्रेसिव वेव है, प्रगामी तरंग है, सरल प्रगामी तरंग है, प्रकाश तरंग जिसको हम ले रहे हैं। तो उसके लिए सर हमने पढ़ा था कि मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट y1, सर एम्पलीट्यूड क्या है, a1 साइन ओमेगा, और क्या है t। ठीक है, और दूसरी वेव ले रहे हो तो दूसरी वेव ले लो y2 बराबर, सर एम्पलीट्यूड चेंज, और आपने बताया है लगभग समान आवृत्ति या समान आवृत्ति की ही होना चाहिए। अब देखो ये जो साइन के साथ जुड़ी हुई चीज होती है वो पूरी की पूरी क्या कहलाती है, फेज। क्या कहलाती है, फेज। देख लो यहां, जैसे मैं तुमसे कहूं, देखो ये ठीक, और मैं तुमसे कह दूं मान लो ये, ठीक। तो देखो ये है, देखो एक्चुअली में ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड यहां कम और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं ये, मैं तुमसे कह दूं क्या, ये, और मैं तुमसे क्या कह दूं, ये, तो देखो यहां पे ये जो एम्पलीट्यूड है ये इस पोजीशन पे हाई हुआ ना, और यहां पर ये जो एम्पलीट्यूड है ये इस पोजीशन पे हाई हुआ। तो इस पोजीशन के चेंज की वैल्यू को, ये जो पोजीशन का जो चेंज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक, ये मैंने मान लो आपको एक वेव दो के लिए बता दिया। अगर एक वेव के लिए बताएं या जिससे आप फैमिलियर हो हम उसकी बात करें, तो मान लो आप साइनसोइडल वेव ये जानते हैं क्योंकि एसी आपने पढ़ लिया है। मैंने आपसे कहा देखो ये, मैंने कहा पूरी साइकिल ले लो, पूरी साइकिल, तो तुम मुझे देख के बताओ, यहां का फेज देखो ये, यहां का देखो ये, यहां का देखो ये, यहां का ये, और यहां का ये। तो देख के बताओ यहां पॉइंट ए और पॉइंट मान लो ये डी, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, कितना है। तो आप कहोगे पूरी साइकिल ले रहे हो, और जो साइन की पूरी साइकिल चलती है वो यहाँ 90 रखती है, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। तो ये जो फेज डिफरेंस है वो ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर कितने का आएगा, तो आप कहोगे 2 पाई। कितने का आएगा, 2 पाई का। अभी हम देखेंगे पथांतर और कलांतर, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा,
इतना हमने लिया। ठीक, अब देख के बताओ, हमने आपसे कहा ये है और लो ये। ठीक, विस्थापन समीकरण है, विस्थापन तो वेक्टर है भाई। चलो, तो जो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जो यूज हो रहा है किसमें, व्यतिकरण में, वो कहता है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इनके वेक्टर सम के योग के बराबर होगा। होगा, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो फटाफट से हम मैथमेटिकली में देखें, y बराबर y1 y2, इसको अगर लिखना चाहूं या सीधा लिख दो, e1 साइन ओमेगा टी और प्लस के ए2 साइन ओमेगा टी प्लस के वाई। अच्छा, तुम इसको तुरंत खोल लो, ए1 साइन ओमेगा टी प्लस ए2, इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से साइन ए कॉस बी और प्लस के कॉस ए और साइन बी, इतना हुआ। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाओ, तो ए1 साइन ओमेगा टी प्लस गुणा कर दो अंदर ए2 साइन ओमेगा टी और कॉस फाइव प्लस ए2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाइव। अब तुम देख के बताओ मुझे, मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, लो ये y जो कि विस्थापन को दर्शा रहा, मान लो यहाँ होता p और यहाँ होता a, है ना, और क्या होता साइन ओमेगा टी, या p होता a होता क्या होता कॉस ओमेगा टी। तो देखो इसके साथ, इसके साइन के साथ देखो ओमेगा टी तो है, और साथ में ये जो रहता है ये एक्चुअली में क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। यहां हम इसको वैसे ही बनाएंगे, तो चलो बना लेते हैं। देखो इधर से क्या मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लूं, तो यहां से अगर मैंने साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया तो इधर कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 और कॉस और क्या आ जाएगा 5, और यहां तो भाई ये अकेला है तो इसको लिख दो a2 साइन 5 और देखो ये कॉस और ये क्या है ओमेगा, इतना है। अच्छा, अब देखो हमने इसको, क्योंकि देखो ये तो साइन ओमेगा टी था, साथ में ये जो जुड़ा हुआ है पक्की बात है ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ऐसे ही देखो यहाँ कॉस है और जो साथ में ये जो जुड़ा है ये पक्का क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो हम ड्राइव करने के लिए इसको सुविधा युक्त कुछ ऐसे लेते हैं कि इसको आप क्या मान लो, a1 प्लस a2 कॉस 5, इसको क्या मान लो, तो कहोगे r कॉस थीटा, ध्यान देना थीटा, और दूसरे वाले को आपने कहा a2 साइन 5 बराबर का ले लिया आपने r साइन थीटा। ठीक, ये लिया क्यों है, क्योंकि सर अभी एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, उससे जो हमको परिणामी विस्थापन है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक, चलो तो इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और कुछ ऐसे लिखते हैं। देखो इसी को मैंने बढ़ाया तो देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, ये क्या लिखा, आर कॉस थीटा और ये साइन ओमेगा टी, और इधर क्या लिखा, आर साइन थीटा और क्या लिखा, कॉस ओमेगा टी, इतना है। अच्छा, अब देखो आर और आर तो दोनों में कॉमन था, तो भाई मैं आर को कुछ ऐसे निकाल लूं, इधर कितना बचा, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। देखो ये है क्या, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, देखो ये ए कह लो और इसको बी कह लो। ठीक, तो फिर सीधा मैं आर ये लिख दूं और साइन ए प्लस बी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या इसको साइन ओमेगा टी और प्लस के क्या थीटा लिख दूं, इसी को मैं बोलूंगा पूरा परिणामी विस्थापन y, है ना। तो अगर दो वेव जो कि लाइट हो वो यदि संचरित होती हैं तो सुपरपोजिशन होगा, कब, जब समान आवृत्ति की होंगी, और उनके लिए जो विस्थापन समीकरण है वो कितना निकलेगा, r साइन ओमेगा टी प्लस के थीटा, ध्यान देना थीटा, फाई क्या है, फाई उन दोनों वेव के बीच में जो एम्पलीट्यूड है उनके बीच का एंगल है। ठीक, अभी मैं लेता हूं, देखो ये विस्थापन समीकरण निकला, बस इसको आप होल्ड करना याद करना। ठीक, अच्छा
अभी मैंने दो चीजें ली थी ना, देखो यहाँ पर ये दो चीजें कुछ ऐसी दी हुई हैं, क्या मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दूं? अगर इसका स्क्वायर किया, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव और प्लस के टू ए वन ए टू कॉस फाइव और प्लस के इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सब फाइव में काम चल रहा है। यहां देखो ये आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो देखो ये आर स्क्वायर आया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन हुआ। और इधर देख के बताओ तो देखो फिर से ए टू स्क्वायर, देखो इधर और इधर ए टू स्क्वायर को कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी क्या होगा वन। तो देख के बताओ आर स्क्वायर जो निकला वो क्या निकला ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जो कॉमन है ना वो निकाल दिया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और ये इधर कितना आ जाएगा टू ए वन ए टू कॉस और क्या है फाइव आया। तो देख के बताओ आर यानी कि जो रिजल्टेंट आयाम है अपना, दोनों वेव संचरित हुई तो कहीं पर आयाम अधिक होगा और कहीं पर न्यूनतम, उसका जो फाइनल जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी आर बराबर, देखो पहला आ जाएगा ए वन स्क्वायर फिर ए टू स्क्वायर और कितना आ जाएगा टू ए वन ए टू और कॉस और साथ में ध्यान देना फाइव, क्या आएगा फाइव। अच्छा देख के बताओ ए क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या है आयाम, और बताओ आयाम वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर ही तो है, लेकिन देखो कैसे जोड़ रहा है वेक्टर के योग नियम को ही तो फॉलो कर रहा। इसका मतलब यहाँ हम बिल्कुल एसी जैसा, जहाँ पे मैं वोल्टेज और करंट को भी फेजर बनाने के लिए सदिश लेता था, वैसे ही यहाँ हम एम्पलीट्यूड को भी क्या लेंगे सदिश के रूप में। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई। इतनी बात को मैं शॉर्ट रूप में बस इतना सा ये लिख दे रहा हूँ कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाली चीज होती है वो होती है वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस के थीटा, है ना, और जो रिजल्टेंट है आर वो आता है अंडर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू और साथ में क्या आता है कॉस और साथ में क्या होता है सर फाइव। ठीक, जैसे देखो समझो ये कोई पहली वेव थी है ना, और कोई दूसरी वेव थी है ना, वो वेव इससे आगे थी, लो ये, ठीक है आगे थी, उसी आगे को ही तो हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फाइव बोलते। अच्छा सर अब हम इनको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर जैसा लिया है तो क्या मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं और देखो क्या मैं इसको ऐसे ले लूं, तो आप कहोगे सर ये है रिजल्टेंट ये, और इसी को आप यहाँ क्या बोल रहे हो आर बोल रहे हो। तो आर जो है ना वो फर्स्ट या जो आधार से बनाता है इस एंगल को लेते हैं हम क्या, जैसे यहां मैंने क्या ले लिया ये ए, यहां मैंने क्या ले लिया ये बी। ठीक, तो याद करो वेक्टर हमने बताया था कि सर आप उसको कुछ ऐसे ले जाओ और इसको कुछ ऐसे ले जाओ, इतना कर दो। अच्छा अब आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो आप कहोगे ये बी है ना, तो बी का सर ये कंपोनेंट यहां गया, इसको बोलोगे बी साइन, और देखो पूरा एंगल ले रहे हैं पूरा एंगल, तो क्या होगा फाइव, और इधर की ओर देखो बी का इधर की ओर ये यहां से यहां तक कितना होगा कितना होगा, तो देखो ये तो ए गया, बी को इस बी को यहां पर भी तो बी लिख सकते हो, और इस बी के लिए देखो ये जो एंगल है फाइव वही एंगल ये भी है क्या फाइव, तो इसको मैं बी कॉस फाइव लिख दूं। ठीक, देख के बताओ टेन का अगर फॉर्मूला लगा दूं मैं किसके लिए रिजल्टेंट के लिए, तो बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर आधार बटे घन, आधार बटे घन सॉरी हाँ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो देखो लंब कितना है बी साइन फाइव अपॉन नीचे क्या है देखो ए ये है और बी कॉस फाइव ये है, तो ए प्लस बी कॉस फाइव,
बात समझ में आई? मतलब हम जो परिणामी विस्थापन निकालेंगे उसमें थीटा निकालेंगे, वो जो थीटा है वो ऐसे निकालेंगे। और जो हम लोग आदर्श एंगल पढ़ते थे ना, जैसे ये आता था 37, आता था ना, ये अगर मान लो 37 होता था तो ये कितना आता था 3, ये कितना आता था 5, ये कितना आता था 4। अगर मान लो 53 होता था तो 53, तुम कहोगे सर ये तो होता था कितना 90 होता था ना, तो 53 के लिए ये तो वही रहता था 5, ये कितना हो जाता था 4, और ये कितना, यही अभी आएगा हम जब विस्थापन समीकरण निकालेंगे। किसका? वेव का, जिसका क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। ठीक, तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं केवल एम्पलीट्यूड ही ले लूं, क्या ले लूं, एम्पलीट्यूड, तो तुम एम्पलीट्यूड तो जानते हो आर बराबर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 a1 a2 कॉस, और इधर ध्यान देना फाई है, हाँ ठीक है, क्या है फाई, जहां फाई क्या है, इन दोनों के वेव का जो फेज है। जैसे समझ लो यार, तुम पहले देखो, जैसे मान लो ये कोई, ये दिए y1 बराबर, मान लो दिया है 3 दिया, और साइन दिया, और क्या दिया ओमेगा टी। ठीक, और लो ये दिया y2, और ये कितना दिया 3 साइन ओमेगा टी, और इधर मान लो कितना दिया है, मान लो 30। तो देखो ये तो समझ में आ रहा ना कि साइन के साथ जो होता है वो क्या है, फेज। साइन के साथ जो है वो क्या है, फेज। और इन दोनों फेज में आगे कौन है, ये आगे कौन है, ये। तो इसकी वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, तो तुम कहोगे सर बड़ी है ओमेगा टी प्लस 30 और छोटी है ओमेगा टी, तो माइनस करो, तो बताओ कितना आ जाएगा 30। यानी ये इससे कितना आगे हो जाएगा 30। सीधा सा डायग्राम बन जाएगा। ये यानी मान लो 3, और ये यानी कितना 4 ले लो, 4, और ये 4 ले लो, और ये 3 ले लो। देखो ये क्या है 4, और ये क्या है 3, कितना आगे है 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 30, कितनी है 30। तो फॉर्मूला लगा दो, बताओ। पहले ये बताओ कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 30। अच्छा बताओ, इनके लिए मैं आर रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, कहोगे आर बराबर, सिखाया है आपने क्या, a1 स्क्वायर, तो देखो ये है a1 9, a2 स्क्वायर सर 4 का 16, और 2, और ये a 3, और ये b 4, और साथ में क्या है cos 5, cos 5 कितना है 30। अच्छा, cos 30 लूंगा तो √3/2 होगा, एक दूसरे को काट टूट देगा, कुछ ऐसा होगा। देखो 25 प्लस 2 ये हुआ, 12 ये हुआ, और 1 √3/2, इससे इसको काट दो, देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ना, 25 प्लस के 12 √3 आएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने देखो ये बहुत कराए थे जब हम एसी पढ़ा रहे थे तुम्हें, और एसएचएम। ठीक, जैसे देखो बार बार एंगल तो हम देखेंगे नहीं, जैसे मैंने कहा y1 बराबर, हेलो, देखो y1 बराबर, मान लो ये 3 साइन ओमेगा टी प्लस के 30, और मान लो ये है y2 बराबर, और ये है 4 साइन ओमेगा टी प्लस के 60। आपको इसमें केवल फेज डिफरेंस बताना है, तो ये तो आसान है, ये ओमेगा टी प्लस 60 और ये ओमेगा टी प्लस 30। सर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ओबीबीएस दिख रहा है कितना है 30। ठीक, लेकिन सर हमने यदि अगर यहीं चेंज क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये cos ओमेगा टी और प्लस के 60। ठीक, तो वहां एएसटीसी चार्ट लगाओगे, लगाओगे, और मान लो बहुत अच्छा नहीं है, तब तो फंस जाओगे। तो देखो करते कुछ नहीं है, साइन को साइन का ही बना लो। ठीक, तो इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है ना,
तो 90 प्लस ये रख देना। ठीक करोगे, मैंने मेथड बताया था, ये क्या मेथड बताया था, ये इसको ले लो सर साइन, और इसको क्या ले लो, माइनस के साइन, इसको क्या ले लो कॉस, और इसको क्या ले लो माइनस के कॉस। ठीक, अब देख के बताओ, यहां हम इस एक्सेस को ओमेगा टी कंसीडर करते थे और इधर माइनस के ओमेगा टी कंसीडर करते थे। ये ओमेगा टी कॉस के लिए था और ये ओमेगा टी साइन के लिए, सॉरी माइनस कॉस के लिए। ठीक, अच्छा, साइन ओमेगा टी तो था भैया ये, प्लस है ना, तो देखो हम लोग एंगल ऐसे ही तो बनाते थे, तो देखो यहां से कितना एंगल माप दो, 30। ठीक है, अच्छा, अब बताओ कॉस है, कॉस हम ओमेगा टी को कंसीडर करते कहाँ लेंगे, यहाँ। अब आगे चल रहे हैं ना, तो आगे बताओ ऐसे ही तो मापेंगे, ऐसे ही तो मापेंगे, तो कॉस ओमेगा टी से कितना आगे चल दिया, 60। तो यहाँ इसको कितना लिख देंगे, उठाओगे ना, इसको कितना लिख देंगे, 60। कितना लिख देंगे, 60। अब मुझे फेज चाहिए था ना, तो इसके और इसके बीच में एंगल, मतलब ये एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल ये, तो मुझे बताओ ये 30 है। तुम ये कहोगे ये टोटल कितना है, 90, तो ये कितना बचा, 60। कितना बचा, 60। तो बताओ दोनों के बीच में जो फेज है या जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अच्छा सर, अगर मान लो, चेक कर लो, देखो इसी को ऐसे, ये 3 लिया, साइन ओमेगा टी और प्लस के 30 तो ऐसे ही लिख दिया, और 4 ये लिया और सर साइन कर दिया, और 90 प्लस के ओमेगा टी और प्लस के 60, 90 प्लस थीटा कोस थीटा ही तो होता है। अच्छा, इसको फिर से फर्दर साइन, और ये देखो मैं कुछ ऐसे तोड़ दूँ इसको, ओमेगा टी प्लस के 30, और इस 30 को इससे मिला दूँ तो कितना हो जाएगा, 130। अब देख के बताओ, ये ओमेगा टी प्लस 30 और ये ओमेगा टी प्लस 30, तो साथ में ये कितना लिया था, 120। तो बताओ ये कितना आगे है, 120, किससे, इससे, है ना। तो यहाँ साइन कोस को कन्वर्जन में अगर दिक्कत होती हो, तो यही वाला फॉर्मूला आप अपना के और फेज डिफरेंस निकालें। ठीक है, जैसे देखो यहीं पर मैंने कुछ ये दे दिया, ये y2 बराबर 4, और मान लो इसको मैंने कुछ ऐसे कर दिया, कॉस और ओमेगा टी और माइनस के 60। ठीक, तो वही प्लस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, कुछ मत करो, ये ऐसे बना लो और ये ऐसे, और ये ले लो साइन और ये ले लो माइनस साइन, और ये ले लो कॉस और ये क्या ले लो, माइनस के कॉस, ले लिया। चल दो, ओमेगा टी से कितना आगे, 30, तो इधर से कितना आगे, 30, खत्म। और देखो ओमेगा टी से अब आगे नहीं है, पीछे है, तो ये ओमेगा टी आगे ऐसे चलते हैं और पीछे ऐसे, कितना, 60, कितना, 60, तो लो चल दो, कितना चला, 60, कितना चला, 60। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल 30 है, तो यहाँ कितना चलेंगे, 60 आ जाए, तो जब चलोगे तो देखो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज ही तो होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो बीच का जो फेज है, ये जो फेज डिफरेंस है, पथांतर कलांतर, वो कितना होगा, जी। ठीक, जरा चेक करो, कहोगे साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के 30, और इसको साइन लिख दूं, और 90 प्लस के ओमेगा टी माइनस 60, वही होता है कॉस। अच्छा, अब देखो फिर से इसको ऐसे ले लो, ओमेगा टी और प्लस के लो 30 ले लो, इससे चुरा के प्लस 30 ले लिया। अब देखो अगर यहाँ से प्लस 30 ले लिया, तो प्लस 60 ये बचा और माइनस 60 ये बचा। बोलो, ओमेगा टी तो ये था, इससे 30 ले लिया तो प्लस 60 ये बचा था और माइनस 60 ये बचा था, तो बताओ कितना हुआ, 0। तो देखो ये और ये सेम ही फेज में तो है, तो फेज डिफरेंस कितना है। अब कोई भी वैल्यू यहाँ कॉस की चेंज कर देगा, आप यही डायग्राम बना के और फेज डिफरेंस बहुत आराम से निकाल लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तीव्रता जहां होगी
उसकी वैल्यू, और न्यूनतम जो तीव्रता होगी उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलो तो निकालते हैं। सर अधिकतम ये कब होगा? जब कॉस की क्या वैल्यू होगी? अधिकतम। कॉस की वैल्यू क्या होगी? अधिकतम। ठीक है, चलो भाई, तो देखो मैक्सिमम। अभी पहले सर एम्पलीट्यूड तो ले लो, एम्पलीट्यूड। ठीक, और इधर क्या ले लो? मिनिमम मम एम्पलीट्यूड। ठीक, देख के बताओ, कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? आप कहोगे जीरो, है ना? क्या कहोगे? जीरो कि -1? क्या कहोगे? चलो पहले मैक्सिमम के लिए ले लो। सर कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1। और वो किसके लिए होती है? तो आप कहोगे सर जीरो के लिए होती है। ठीक, तो यहां पे पहले रखो आर की वैल्यू। इधर कितना आ जाएगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, 2 a1 a2, और कॉस हम जीरो रखते हैं, तो कॉस जीरो 1 हुआ। तो देख के बताओ ये कितना आ जाएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और यही बाहर निकलेगा तो इसको मैं आर मैक्सिमम बोल दूं। कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सर मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना? अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू -1 रखो हम, तो तुम कहोगे सर आर मिनिमम कितना निकलेगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, 2 a1 a2, और कॉस कॉस कितना रख दूँ? -1। तो यहाँ पे जब -1 रखूंगा तो देखो ये माइनस आ जाएगा ना, माइनस आएगा ना। अरे कॉस वाला मैंने पढ़ाया था ना, ऐसे कुछ पढ़ाया था। देखो ये है ना, ये कितना होता था? 1। ये कितना होता था? -1। ये कितना होता था? 0। ये कितना होता था? 0। ये किस पर? 0। ये किस पर? 90। ये किस पर? 180। और ये किस पर? 270। और फिर से ये यहाँ कितना आ जाता था? 360 आता था। तो देखो ये था 1 आ रहा था ना, तो देखो 0 पर मैक्सिमम। और फिर घूम जाओ तो 2 पाई और घूम गए तो 0, फिर आगे 2 पाई। अभी हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। 0 2 पाई, और देखो यहाँ यही तो था, तो 0 0 था ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे थे वो ये -1 के लिए, -1 तो है पाई पर, फिर चले तो 3 पाई पर, फिर चले तो 5 पाई पर, ऐसा था। तो देखो यहाँ से आर मिनिमम कितना आएगा? a1 माइनस a2 का आएगा। तो बताओ ये रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? a1 माइनस आर मिनिमम। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड अधिकतम है भाई उसके लिए तो सीधी सी बात है, जो फेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। कितना? 0। देखो अगर ये वेव एक रही और दूसरी वेव ये रही, तो तुम बताओ फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी आर क्या मिलेगा? अधिकतम। और बताओ न्यूनतम के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? इधर की ओर 180। देखो cos 180 तो रख रहे थे, 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 और साइन 91, तो यहाँ माइनस आ रहा था। मतलब न्यूनतम के लिए ये फेज इधर होगा तो ये फेज। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड की बात हुई है ना। हमको सर इंटेंसिटी चाहिए, और वेव में हमने पढ़ा था कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है। तो यहीं से आई जो है क्या वो के ए स्क्वायर नहीं हो जाएगी? ठीक है भाई, हो जाने दो। अच्छा, अभी हल आपने पढ़ाया आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर ले लो, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और 2 a1 a2 और कॉस, और ये क्या है? पाई है। अच्छा, क्या मैं इस पूरे में के से गुणा कर दूं? तो बताओ के आर स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर और के a2 स्क्वायर और के 2 a1 a2 कॉस और फाई ले लो।
अच्छा इतना लिया तो देख के बताओ, इसको क्या मैं फाइनल इंटेंसिटी ए ले लूँ? आई आई के स्क्वायर था। अच्छा इसको क्या मैं आई वन ले लूँ? इसको क्या मैं आई टू ले लूँ? और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इसको क्या मैं कुछ रूट के अंदर ऐसे लिख दूँ? इसको के स्क्वायर कर दूँ, इसको 2 × 2 कर दूँ, और इसको ए वन स्क्वायर ले लूँ, और इसको ए टू स्क्वायर लेके और ये कॉस फाई ले लूँ। ठीक है। अच्छा इस एक के को इसके साथ गुणा कर दो, और इस दूसरे के को ए टू स्क्वायर के साथ गुणा कर दो। कुछ ऐसे लिख दूँ? देखो यहीं लिख देता, देखो ये के है और ये के है। देखो के ए वन स्क्वायर, इसको मैं आई वन लिख दूँ, और के ए टू स्क्वायर, इसको आई टू लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। और देखो टू टू तो था, वो बाहर आके क्या हो जाएगा? टू। देखो आई को क्या मैं कुछ ऐसे लिख दूँ? आई वन, और ये आई टू, और इधर कितना हो जाएगा? टू, रूट के अंदर आई वन, रूट के अंदर आई टू, और क्या हो जाएगा? कॉस, क्या हो जाएगा? फाइव। एग्री? ठीक है भाई। अब सेम कंडीशन वही सर, जहां तीव्रता अधिकतम वहां पे संपोषी वितरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम यानी कि ब्लैक धब्बा, वहां पर जो व्यतिकरण होता है वो होता है विनाशी। क्या होता है? विनाशी। तो देखो इसी के लिए आई मैक्सिमम सीधा लिख रहा हूं अब मैं। ठीक, कितना हो जाएगा? इसको ध्यान से देखो, तो मैं क्या इसको पहले तो अधिकतम के लिए मैंने यहाँ वैल्यू 1 कर दी, और वन वैल्यू जो है वो 0 के लिए होती होती, तो इसको आई मैक्सिमम के रूप में कुछ मैं ऐसे लिख दूँ, आई वन, आई टू, और टू अंडर रूट आई वन, और ये अंडर रूट आई टू। ये एक्चुअली में लिखा क्या है? यही तो लिखा। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, सीधा लिख दूं मैं कि जो आई मैक्सिमम होता है वो अंडर रूट के आई वन और अंडर रूट के आई टू का होता है। क्या है? ठीक है, यूज होगा। और सर न्यूनतम के लिए, तो न्यूनतम के लिए यहाँ वैल्यू क्या होती है? -1। -1 को यहाँ रख दो, तो वही सेम कितना हो जाता है? आई मिनिमम बराबर रूट आई वन रूट आई टू का। ठीक। अच्छा सर अगर मान लो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में हमें देखना हो तो कुछ नहीं सर, आई मैक्स की वैल्यू वही लिख दो। आई वन क्या होता है? के ए वन स्क्वायर होता ना, इसको लिख दो के ए वन स्क्वायर ले लो, और ये के ए टू स्क्वायर ले लो, और इधर के ए वन स्क्वायर ले लो, और इधर के ए टू स्क्वायर ले लो, और इसका भी कर दो का भैया स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर। देखो रूट के बाहर आ जाएगा, के हो जाएगा ना, तो के बाहर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए वन स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए वन और ए टू। ठीक है, और ये भी बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ए वन आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। इससे इसको काट। ठीक, तो जैसा सिचुएशन होगी, क्वेश्चन होगा, हम उसी हिसाब से डील कर लेंगे। ठीक। अच्छा यहां तक पढ़ने के बाद देखो, अब हमको एक चीज डिफाइन करनी है कि संपोषी व्यतिकरण या आप कह लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है जहां इंटेंसिटी अधिकतम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होता है जहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम। ठीक। अच्छा इतना आपने समझा, और आपने ही अभी समझाया कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। ठीक है, इतना समझाया आपने। अच्छा अब आप मुझे एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, मान लो मैंने एक साइन वेव ले ली। ठीक, ये साइन वेव ले ली। अच्छा साइन वेव के लिए ये जो एक पूरा का पूरा साइकिल होती है उसी को तो हम वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं। ठीक है, अच्छा इतना लेते हैं। अब अभी हाल मैंने आपको बताया ये जो फेज है और यहाँ पर ये जो फेज है,
टोटल फेज जो है वो कितना चेंज पे आ रहा है, 2 पाई। कितना, 2 पाई। तो आप बताओ मुझे, जैसे मुझे यहाँ निकालना है, यहाँ यहाँ कहीं निकालना है, तो तुम कहोगे पूरे वेवलेंथ के लिए, है ना, जो फेज डिफरेंस है वो कितना आया था, 2 पाई आया था। तो बताओ एक के लिए, मतलब पर यूनिट के लिए कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा। और मान लो सर मुझे यहां से लैम्डा नहीं चलना, मुझे यहां से यहां तक, मान लो ये वैल्यू कितनी चलनी है, एक्स। तो पर यूनिट के लिए कितना है फेज डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो बताओ एक्स के लिए कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू होगा। इतनी बात समझ में आई। इसी फेज डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा टू लिखते हैं। अब इसका देखो यूज होगा, जैसे यहीं तुम चेक कर लो, ठीक, कैसे, सर ये पूरी लेंथ कितनी है, लैम्डा, ये लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाई 2। आप तो बताते हो कि ये है 0 और ये 180 यानी पाई। अच्छा प्रूव करो इसी को। तुम कहोगे पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। यहां तक मैंने कितनी डिस्टेंस चल दी, तो लैम्डा की आधी, और लैम्डा की आधी यहां भर दो। तो बताओ 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की आधी ये, इससे इसको, इससे इसको, बताओ कितनी हो जाएगी, पाई। कितनी हो जाएगी, पाई। देखो इसका यूज होगा इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। अच्छा मान लो यहां के लिए पूछता तो कितनी डिस्टेंस चल दी, यहां से यहां तक लैम्डा थी, ये लैम्डा बाई 2 और ये भी लैम्डा बाई 2, है ना, लेकिन ये जो था ये लैम्डा बाई 2 का आधा था, यानी लैम्डा बाई 4 था। तो बताओ 2 पाई अपॉन लैम्डा, और देखो ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4, है ना, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 2 पाई अपॉन लैम्डा ये हुआ, और ये 2 और 4 का 4 आया, और ये 2 लैम्डा और ये लैम्डा, ठीक। अच्छा ये 3 लैम्डा हुआ ना, लिख दो यहाँ 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये कितना हुआ, 3 लैम्डा बाई 4। लैम्डा से लैम्डा को काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो 3 पाई बाई, ठीक है। 180 लिख लो आजा इसको, तो 90 ये हुआ, ये हुआ 270, देखो 90, 180 और 270 हुआ। इतनी बात समझ में आई। बस यही याद रखना है, क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ कहीं लिख देते 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू, ठीक। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो आई मैक्सिमम चाहिए, और आपने ही बताया था मैक्सिमम के लिए जो cos फाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है सर जीरो ही हो, आपने कुछ ऐसे एक डायग्राम बनाया और उसी में हमको समझाया। ये क्या है, जीरो, ये क्या है, पाई बाई 2, ये क्या है, पाई, ये क्या है, 3 पाई बाई 2, और ये क्या है। पहली बात अधिकतम जीरो पर है, और मान लो फिर से हम घूम के कितना गए, 90, 180, 270 और 300। तो जीरो में अगली बार जब रोटेट किया तो कितने पे आ गए हम, 2 पाई। फिर किया तो कितने पे आ गए, 4 पाई। फिर किया तो कितने पे आ गए, 6 पाई आए ना। तो यहां यहां ये जो फाई है वो जनरल में कितना होना चाहिए, जीरो या 2 पाई या 4 पाई, डॉट 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 डॉट, ठीक। अब इसी को मैं जनरलाइज्ड में क्या 2m पाई लिख दूं, m की वैल्यू जीरो तो जीरो, 1 तो 2 पाई, 2 तो 4 पाई, 3 तो 6 पाई, ठीक। अच्छा अच्छा अभी हाल मैंने क्या पढ़ाया, फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, इतना पढ़ाया। अच्छा यहां फाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। अच्छा फाई की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये एक्स, इससे इसको काटो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा। थर्ड केस में फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये एक्स था, फाई की वैल्यू कितनी रखो, 4 पाई रख दूं, 4 पाई। तो इससे इसको कितनी बार काट दूंगा, 2।
तो x कितना आ जाएगा 2 लैम्डा, कितना आ जाएगा 2 लैम्डा डॉट डॉट डॉट। अब इसी को मैं अभी जनरलाइज्ड बनाऊं तो देखो ये कितना लिख दूं मैं, m लैम्डा लिख दूं, जहां जहां m कितना कर दूं 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, फुल नंबर भर दो, 0 रखोगे तो 0 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 3 3 लैम्डा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो न्यूनतम देखो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब आई मिनिमम के लिए आ जाओ, आई मिनिमम, ठीक, अच्छा आई मिनिमम मैंने क्या बताया था, आई मिनिमम के लिए जो फाई है वो कितना होना चाहिए, है ना, कितना, तो तुम कहोगे पहले सर पाई, ठीक, विपरीत फेज में होते हैं, जैसे देखो, देखो ये क्या है, सेम फेज है, इस पर तीव्रता अधिकतम है। अब मान लो फिर से मुझे यही चाहिए, तो देखो एक काम करें, 90 180 270 और देखो ये 360, तो जीरो में 2 पाई जोड़ दो, फिर से चलना हो तो फिर 2 पाई जोड़ दो, वही तो लिखा यहाँ, 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2 पाई जोड़ते जाओ, ठीक, और वही मैंने यहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की वैल्यू में रखा, तो हमको x मिल गया, तो यहाँ जो फाई होता है वो 2 पाई और यहाँ जो x होता है वो कितना होता है m लैम्डा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इधर आओ, तो इंटेंसिटी कम मुझे कब मिलेगी, जब फेज डिफरेंस क्या हो विपरीत, यानी 180 होता है ना, 180 पे -1 होता है ना, ठीक है। अच्छा ये था, अब फिर से मुझे इसी डायरेक्शन में आना है, तो देखो मैं क्या करूं, 90 180 270 और फिर से वही, मतलब पाई में अब मैं कितना जोड़ दूं कि फिर से वही फेज आ जाए डिफरेंस 180 का, तो पाई तो था 2 पाई का, फिर से हम जुड़ाव कर दें यहाँ, तो देखो पहले पाई आया, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे आया ना। इसी को मैं कुछ जीरो से यहाँ से शुरू किए थे ना, तो जीरो से ही यहाँ ले लो, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं 2m + 1 और क्या लिख दूं पाई, देखो करके देख लो, m की वैल्यू 0 रखोगे पाई आएगा, m की वैल्यू 1 रखोगे 2 और 1 3 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 पाई आएगा, देखो वही चीज़ है ना। तो यहाँ पर भी m की वैल्यू कितनी कर दूं मैं 0 1 2, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, तो सर ये तो आया फाई, सर x के लिए और बता दो, तो x बराबर 2 पाई और लैम्डा इंटू इतना है। अच्छा अगर ये है, ध्यान समझना ये है, तो देखो x की वैल्यू मैं 0 भरूंगा यहाँ, पाई की वैल्यू, तो बताओ 0 यदि भरता हूँ, 0 की जगह यहाँ पे क्या भरूँ, पहले पाई, पाई भरूँ ना, ठीक, पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा 2x, ठीक, देखो इससे इसको हटा दो, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा बाई, यहाँ लिख लो, यहाँ x की वैल्यू पहली क्या आई लैम्डा बाई 2, अच्छा दूसरी बार क्या रखोगे, क्या रखोगे 3 पाई, तो 3 पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ये है, और देखो ये क्या है 3 पाई, सॉरी x निकालना है ना, x, अरे आजा यार, ठीक, तो बताओ x कितना निकलेगा 3 लैम्डा बाई 2। तीसरा केस और देख लो, 5 पाई भरो, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये कितना आ जाएगा x, इससे इसको काट दो, तो x की जो थर्ड वैल्यू है वो कितनी आएगी 5 लैम्डा अपॉन 2 आएगी। अच्छा इतना जब आया तो फिर मैं एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दूं, किसके लिए, इसी के लिए, चलो भैया लिख देते हैं, वो एक्सप्रेशन कुछ ये आएगा कि जो x है ना, वो कितना है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और डॉट 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 करके, तो क्या मैं कुछ इसको इसी रूप में ना लिख दूं, जैसे वहां मैंने लिखा था 2m + 1 और क्या लिखा था पाई, वैसे ही मैं यहां क्या लिख दूं m + 1/2 और क्या लिख दूं x, सॉरी लैम्डा,
यहाँ लैम्डा कहाँ से शुरू हो रहा है, एम, जीरो से ही करेंगे। देखो जीरो से करोगे तो लैम्डा बाई टू, वन से करोगे तो वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू, टू से करोगे तो फोर और एक फाइव बाई टू, और थ्री से करोगे तो वही तीन दूनी छः और एक सेवन लैम्डा बाई टू। ठीक, इतनी सी बात आई ना। तो सीधा सा चार कंडीशन निकली। पहली निकली यहाँ फाइव, यहाँ एक्स, यहाँ फाइव और यहाँ एक्स। इसके लिए निकली कितनी, टू एम फाइव, एम फाइव। इसके लिए कितनी निकली थी, एम लैम्डा। ये क्या था, समपोषी। ठीक, और ये क्या था, विनाशी। यहां सर चमक मिलेगी और यहां धब्बा मिलेगा। ठीक, अच्छा, यहां कितना आ रहा था, तो आप कहोगे टू एम प्लस वन, और कितना आ रहा था, फाइव, और इधर आ रहा था एम प्लस हाफ, और क्या आ रहा था, लेमडा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें जब बनेगी ना, तो पूछेगा केंद्रीय फ्रिंज या प्रथम अदीप्त फ्रिंज या तृतीय दीप्त फ्रिंज। तो इनका यूज करके हम केवल वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इतना आपने सुन लिया, अब इसी का जरा एप्लीकेशन पोर्शन देख लो। ठीक है, इसका ही एप्लीकेशन पोर्शन देख लो। ठीक, चलिए। और करना सब आपको ही है। ठीक है, हम्म, दिख रहा ना। ठीक, आराम से तसल्ली से चार फॉर्मूले हैं। पहला है एम्पलीट्यूड का, वेक्टर के सम जैसा, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाई रूट में। इंटेंसिटी का क्या होता है, आई वन आई टू प्लस टू रूट में आई वन रूट में आई टू कॉस फाई। फिर अधिकतम के लिए ए वन प्लस ए टू होता है, न्यूनतम के लिए ए वन माइनस ए टू होता है, क्या, एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी के लिए रूट आई वन प्लस आई टू का स्क्वायर और रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए उसी को कंसीडर करो, और करने के बाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल आराम से आंसर दो। देखो क्या कह रहा है, एक ही आवृत्ति। ठीक है भैया, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम। ठीक है, मतलब वो एफ और ए जो है वो सेम है, मतलब व्यतिकरण हो रहा होगा। एक ही आवृत्ति और एक ही आयाम, एक ही दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। ठीक है, तरंगों के बीच कलांतर कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम टू ए रूट टू ए और शून्य। पॉज करो, करो, आंसर चेक कर लेना यहां से। ठीक, नहीं तो देखो हम बताते हैं। देखो, हम जानते क्या है कि सर जो चलती है ना किरणें, वो तरंगे, तो देखो ये एम्पलीट्यूड है और वो एम्पलीट्यूड है, सेम है ना। तो भाई हम रिजल्टेंट फॉर्मूला आर लगाते हैं, और वो आता है ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और टू ए वन ए टू और कॉस, और क्या होता है फाइव। ठीक है, वो कह रहा है कितना हो ये कलांतर की जो परिणामी तरंग का आयाम है वो कितना हो, टू ए। आर की वैल्यू में टू ए लिख दूं। ठीक, और देखो यहां समान एम्पलीट्यूड है ना दोनों तरंगों का, कितना है, ए। तो देखो ए स्क्वायर लिख दूं, और फिर ए स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख दूं, ए स्क्वायर। ठीक है, और इधर फिर से वही टू ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस पाई हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। तो देखो फोर ए स्क्वायर, तो भाई ये होगा, और देखो टू ए स्क्वायर और टू ए स्क्वायर और कॉस साथ में क्या हुआ, फाइव। क्या हुआ साथ में, फाइव। अच्छा भाई, तो देखो यहां से मैं फोर ए स्क्वायर बराबर
इधर से 2a² को कॉमन ले लूँ, 1 प्लस कॉस फाई, कितना बचा? तो देखो काट दो इसको, चलो 2 बार काट, ठीक। इसको फिर से इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? कॉस फाई। अच्छा, कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होती है? जब कॉस की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? कॉस जी। बताओ, पहले केस में एम्पलीट्यूड यदि सेम हो तो फेज डिफरेंस हमको 0 होना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? परिणामी तरंग का आयाम 2 है, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में देखो क्या कह रहा है। दूसरे केस में, दूसरा केस देखो, ये 0 है ना, ठीक। अब दूसरे केस में देख लो, 90 चाहिए। 9 आंसर मतलब कलांतर कितना हो, आयाम कितना हो? √2 है। भर दो वही, √2a कर दूं, a² और 2a² और cos फाइव स्क्वायर कर दो तो 2a²। इधर से वही 2a² बाहर निकला था ना, 1 प्लस कॉस फाइव, ठीक है। इसको इस काट दो तो 1 आया ना, तो cos फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? cos फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और किसके लिए होती है वो? 5/2, कितना? 90। वैसे ही थर्ड है, एम्पलीट्यूड ए चाहिए, उसका स्क्वायर कर दो तो वही 2a² और 1 प्लस कॉस फाइव, ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? कॉस फाइव। तो कॉस फाइव की वैल्यू माइनस की कितनी आ जाएगी? हाफ। 90 प्लस कर दो, ठीक। तो हाफ कितना होता है? 120। वही सेम क्या है? चौथा शून्य, तो शून्य भर देना यहाँ, शून्य यहाँ पे भर देना, ठीक। उसका स्क्वायर कर देना तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। पता तो है आपको, दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है तो सेम फेज यानी 180 जब होता है तो फेज अलग अलग होता है ना, तो जो a1 माइनस a2 आता है और वो कितना हो जाएगा? a माइनस a, और वो कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। हम्म, करो जल्दी आप, हम सेल चेंज कर दें, ठीक। करो, इसको सॉल्व करना जरा। देखो कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लो। देखो, दो तरंगे जिनके दोलन आया, मतलब एम्पलीट्यूड दिए हैं 3 mm और 4 mm, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम बताओ, मतलब एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट है वो चाहिए, जहां पर कलांतर कितना हो? 0। अब यहां पर जो फाई है वो दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या है, आर बराबर, भर दूं मैं यहाँ पे कलांतर कितना है? 0। कलांतर कितना है? 0, तो cos फाई ले लो, cos फाई 0 कर दूं। अच्छा, आर बराबर, पहले का आयाम कितना है? 3 का स्क्वायर में 9 कर दूं, 4 का स्क्वायर 16 कर दूं, और देखो ये 2 और ये 3 और ये 4 और cos 0 बोले तो 1। 16 4 है ना, तो 16 का, ये 25 और ये 4 की 12 दूनी 24, कितना आया? 49। रूट में रहता है ना सब, कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? अच्छा, क्या निकालना क्या है? परिणामी आयाम, ठीक है। तो देखो शून्य है तो शून्य के लिए कितना आ जाएगा परिणामी आयाम? 7। अच्छा, दूसरे के लिए कितना है? कलांतर पाई, कोस पाई कितना होता है? -1। देखो वही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 3 और ये 4 और -1 गुणा कर दिया, ठीक। रूट में ले लो, तो ये 16 9 कितना हुआ? 25, और ये 4 की 12 दूनी कितना हुआ? 24, कितना आ जाएगा? 1, ठीक। तीसरे में देख लो, π/3, वही cos π/3 की वैल्यू कितनी कर दोगे आप? 1/2, 9, 16, 2, 3, 4, π/3 बोले तो 1/2, ये 25 आया और ये 12, ठीक है, लगभग 37।
अप्रोक्सीमेट 36 या कह लो 6। और पाई/2 तो कॉस को तो हटा देगा, तो ये आ जाएगा 16 और 9 कितना आ जाएगा, √25, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5। ठीक है। लो पहले इसको देख लो। ये ठीक है, पॉज करो और करो इसको ट्राई जरा। वही देखो, समान आयाम है, एम्पलीट्यूड सेम है, और जो दो ध्वनि तरंगे हैं वो 270 के कलांतर में गुजर रही हैं। ठीक, अच्छा गुजरने दो। हम इसको सीधा डील करते हैं किससे, परिणामी आयाम होता है आर, समान आयाम है ना, तो मैं इसको ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, और फिर 2a स्क्वायर लेके और कॉस और 270 ले लूँ। ठीक है, 180 प्लस 90 कर देना, और माइनस के कॉस 90 होगा, और कॉस 90 होता कितना है, 0। ये 0 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यही क्या आ जाएगा, a√2। ठीक है। ठीक, आई होप ये कर लेंगे आप। इंटेंसिटी अधिकतम और इंटेंसिटी न्यूनतम का रेशियो बताना है, और मुझे एम्पलीट्यूड ही दिए हुए हैं। कितना है, पहली का A1 और दूसरी का कितना है, 1। ठीक है, क्या आप निकाल पाएंगे, हम आंसर लिखे देते हैं, आप चेक कर लो आंसर भी। ठीक है, आंसर है सर 16:1। अच्छा बताओ, जहां इंटेंसिटी अधिकतम थी वो कैसी कंडीशन थी, तो आप कहोगे वो कंडीशन थी समपोषी वाली, और समपोषी की कंडीशन में हम इंटेंसिटी मैक्सिमम लेते हैं, विनाशी में इंटेंसिटी हम मिनिमम लेते हैं, और जनरल जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का वो कुछ ये आता है, I1 I2 2 अंडर रूट में I1, ये I2 साथ में कॉस, साथ में sin। अधिकतम के लिए यहां मैं कितना लेता था, 1, और न्यूनतम के लिए क्या लेता था, -1 लेता था। अच्छा बताओ, हमें अधिकतम चाहिए थी, मैंने यहाँ आई मैक्स लिखा था, इसकी वैल्यू मैंने 1 की थी, तो ये कुछ इस डिजाइन से आया था। बोलो, यही तो आया था। इसी को मैं कुछ ऐसे लिख रहा था, √I1 √I2 का स्क्वायर। लेकिन सर इंटेंसिटी तो हमको दी ही नहीं है, हमको दिए है एम्पलीट्यूड। तो पता है सर, आई जो है वो क्या होता है, k a²। यहाँ भर दो, यहाँ भरोगे तो वो √k आएगा ना बाहर, है ना। देखो मान लो k ये आया बाहर, a² रूट के बाहर निकल के आता तो क्या हो जाता है, a। तो इधर मैं सीधा लिख दूं A1, कितना लिख दूं, A2, और क्या कर दूं, स्क्वायर। इधर न्यूनतम में वही माइनस आ जाएगा, तो इधर क्या होगा, A1, ये क्या होगा, A2, साथ में क्या होगा, इससे इसको हटा दो। A1 कितना है, 5, और 3 कितना है, 8, तो 5 और 3 कितना हुआ, 8, उसका स्क्वायर, और ये कितना हुआ, 5, ये कितना, 3, और उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी न्यूनतम न्यूनतम निकालनी हो, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, और अगर ए दिया हो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करना जरा इसको। कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम
तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर ये है, पथांतर बताओ। मैंने बताया ना सर, ये डेल फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा साथ में एक्स, मुझे ये चाहिए। तो ये कितना है कलांतर 180, सर 2 पाई लिख दूं और ये 2 पाई कर दूं और ये कितना कर दूं लैम्डा, साथ में कितना लिख दूं एक्स। इससे इसको हटा दूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा। ठीक है, यानी जो पथ का जो अंतर है ना लैम्डा होगा। ठीक, अब एक अच्छा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको जरा तुम ट्राई कर लो। और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, ये कलांतर कितना है 180 है ना, तो इसको पाई कर दो, कितना कर दो पाई। ये कितना है 2 पाई, ये कितना है लैम्डा, ये कितना है एक्स, इससे इसको हटा दो तो एक्स कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2। लैम्डा कितना दिया है 5000, ये 2 कितना आ जाएगा 25। ठीक, ये क्वेश्चन आपको आने लगे। ठीक, अच्छा अब एक अच्छा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं और तीनों आपको ही करने हैं। ठीक है, चलो कह रहा है दो कला संबंध स्रोत हैं, मतलब कोहेरेंट सोर्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम अभी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, कोहेरेंस सोर्स हैं। ठीक, उन कोहेरेंस सोर्स के लिए जो तीव्रताओं का अनुपात है वो कितना है n, यानी I1 अपॉन I2, ये कितना है n। आपसे वो पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं I मैक्सिमम निकाल दो और I मिनिमम। ठीक है, और इधर I मैक्सिमम और प्लस के I मिनिमम। ठीक है, इसको निकाल लो, आपके वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट में आया था। ठीक, थोड़ा सा सोचो और करने की कोशिश करो, करो। अच्छा आई मैक्स क्या होता है, आप कहोगे √I1 √I2 का, और आई मिन क्या होता है √I1 √I2 का। अच्छा, वही सेम यहां लिख दो, √I1 √I2 का। अब देखो यहाँ a²b² 2ab, a²b² -2ab, देखो ए स्क्वायर वाली जो चीज़ है वो कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 2ab, और माइनस प्लस होके 2ab, तो यहाँ मैं सीधा 4 लिख दूँ और अंडर उठ के I1 I2 लिख दूँ, और देखो यहाँ कितना बचेगा, तो 2ab वाला जो चीज़ है वो कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा I1 I2, है ना, कितना बचेगा, तो इधर आएगा 2 और ये I1 ये I2, सही है ना, सही है। चलो अच्छा देखो, अब देखो 4 तो लिख लो ये। अच्छा I1, इधर बताओ I1 अपॉन I2 कितना है n, तो क्या मैं I1 को NI2 लिख दूं, NI2 लिख दूं। चलो तो देखो I1 को, या ऐसे अभी देख लो 4, लिखो पहले से इसको काट दो, कितनी बार गया 2, और रूट में I1 को मैं NI2 लिख दूं, N NI2, और ये भाई क्या था I2, और इधर I1 को फिर क्या लिख दूं NI2, और ये I2। ठीक है, सही है ना। अच्छा अब क्या आ जाएगा, 2 तो ये था, ये अंडर रूट में ही रह गया, और I2 का स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो गया I2, और ये n था,
और ये बाहर निकल का I2 का स्क्वायर, इतना हुआ। I2 से भैया I2 काट दो। तो देखो ये कितना हुआ 2, अंडर रूट के अंदर ये n बचा, तो ये क्या आ जाएगा I2। ठीक है, ऑप्शन देखें क्या आंसर आ रहा है, 1 मिनट। आंसर आ रहा है 2√n/n+1, 2√n/n+1, ये आंसर आ रहा है। अच्छा देखो ये I1 I2 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, I1 I2 ही तो किया था ना। देखो ये आया 2, अच्छे से कर लें। देखो 2√n/n+1, ये आ रहा था। इसको देखो जरा, A² B² 2AB, 2AB वाली चीज ही बचेगी, बाकी A² वाली माइनस में होने की वजह से कट जाएगी। देखो 2√I1 I2 और 2√I1 I2, टोटल 4I1 I2 इतना हुआ। और नीचे बताओ, अब यहाँ स्क्वायर वाली चीज आएगी, तो देखो √I1 का स्क्वायर I1 हुआ हुआ और √I2 का स्क्वायर I2 हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2I1 और 2I2 हुआ ना। अब देखो मैंने 2 को कॉमन ले लिया यहीं से, तो 2 हुआ ये और I1 I2। ठीक है भाई, इसको काट दो तो ये तो बचा 2। अच्छा अब I1, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूँ, I1 I2, और इसको I1 को मैं क्या लिख दूँ, N I2 और ये तो भाई I2 था। ठीक, तो देखो इधर 2 और इधर I1 को N I2 लिख दूँ, तो N I2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर I2 को कॉमन ले लो तो इधर बचेगा n+1। एग्री। देखो I2 का स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2I2 और रूट के अंदर n, और इधर कितना आ जाएगा I2 और n प्लस, दिख रहा ना, n+1। I2 से I2 को काट दिया, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2√n/n+1। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये जो इंटरफेरेंस की चीज है ये बहुत आसान है, ये है ना, शुद्ध मैथमेटिक्स लगनी है, कलांतर पथांतर आपको आना चाहिए बस। तो थ्योरी वाले पोर्शन में भाई न्यूटन आए, कणिका का सिद्धांत दिया, वो एक बात पर गलत हो गया कि जो वेलोसिटी होती है सघन माध्यम में वो ज़्यादा इन्होंने बताई, लेकिन एक्चुअली में होती क्या है, कम। फिर एक यूनिवर्सल मीडियम लेके आए, हाइगेंस, ईथर, और इन्होंने भी कुछ चीज़ों की परिकल्पना की और वो सही निकल गई। कण की जगह इन्होंने प्रकाश को तरंग माना और उसके आधार पर भी हाइपोथेसिस दे दी, और घटना जो बताई वो पहली कौन सी थी अपनी, व्यतिकरण। क्या थी, व्यतिकरण। हमने उसको भी पूरी तरीके से देख लिया, मतलब जो है क्या उसमें, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। अब सुपर इम्पोज जब करेंगी या सुपर पोजिशन होगा, तो सुपर पोजिशन में कहीं इंटेंसिटी अधिक और कहीं कम, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का हमने नॉर्मल वैल्यू देख ली कि कैसी निकलती। फिर एक कंडीशन बता दी कि कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम, है ना, क्योंकि अब जो हम लेंगे वो यंग का डबल स्लिट लेंगे या इंटरफेरेंस करेंगे, तो अब हम कुछ ऐसी स्लिट ले लेंगे या कोहेरेंस और सोर्स को पढ़ने के बाद और आगे की चीज़ डील करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी पोर्शन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि समय क्लासेस में रहता है कम, हम लोग को टॉपिक डिस्कस करने रहते हैं, तो जो थ्योरी है क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है ना। जैसे मैंने अपवर्तन की व्याख्या छोड़ दी, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपवर्तन को पूरा कर लेना। ठीक, ग्रुप पे मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ,
उन क्वेश्चन को आप डील करो। जैसे प्रिज्म के भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चन को भी हम अपकमिंग क्लास में ले लेंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ग्रुप के क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, इन क्लासेस को आप लगातार देखते रहिए। ठीक, और हो सके शॉर्ट नोट्स आप बना लो, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स ही आप बहुत क्विक रिवीजन में रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, ठीक।